हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज में। कई महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिपरी की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल मिलिट्री खर्च के बारे में बात करेंगे। किसी एक समुदाय ने, जनजातीय समुदाय है, वो कौन है जो पहली बार उसने वोट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। चुनाव के वक्त में चुनाव से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये देख रहे हैं आप। और भी कई टॉपिक है, सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको कि इस साल का अब तक का, यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, देख सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में, यानी पिछले साल, जो ये रिपोर्ट 2024 में जारी हुई, तो 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर आया? कौन सा स्थान था भारत का खर्चे में? आंसर का फोर्थ, भारत का चौथा स्थान रहा है खर्च करने में। भारत ने कितना खर्च किया है वो देख लेते हैं। तो ये तो न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस ने, द हिंदू ने, तमाम अखबारों ने जो प्रमुख हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो उन सब ने काफ़ी अच्छे ढंग से इसको प्रकाशित किया है। ठीक है, अगर हम देखें कितना खर्च किया है भारत ने 2023 में, तो 83.6 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम है। करीब करीब ये 6,90,000 करोड़ रुपए के आसपास को होता है। ठीक है, तो इसके बाद में और डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन उसी में। तो क्वेश्चन होगा, सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर कौन सा देश है? यानी दुनिया में सबसे ज्यादा किसने खर्चा किया है? तो मुझे लगता है आपको अंदाजा तो जरूर होगा, वो है अमेरिका। पहले स्थान पर अमेरिका है, उसने 916 बिलियन डॉलर, अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 76 लाख करोड़ रुपए ये होता है। ठीक है, तो रिपोर्ट किसने जारी की है? सिप्री ने। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसने अप्रैल में, अभी हाल ही में, दुनिया भर के मिलिट्री खर्चों की रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट का नाम ये देख रहे हैं आप, क्या है नाम? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि दुनिया के जो टॉप मिलिट्री खर्चा करने वाले, अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाले, वो देश कौन कौन से? तो नंबर 1 है अमेरिका। उसने 916 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 76 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में इसका जो डिफेंस बजट है या मिलिट्री पर जो टोटल खर्चा है, वो 2.3% बढ़ गया है पिछले बार की तुलना में। सेकेंड स्थान पर है चाइना, और उसने 296 बिलियन डॉलर, अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास पड़ता है। और 2023 में इसने 2022 की तुलना में 6% मिलिट्री का खर्चा और बढ़ा दिया है। तीसरे स्थान पर रूस है, उसने 109 बिलियन डॉलर खर्च किया है, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए होता है। और इस बार उसने, यानी 2023 में 24% अपना मिलिट्री खर्चा बढ़ाया है। बढ़ाने की वजह भी है क्योंकि यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है, उसमें भारी पैमाने पर उसको उस युद्ध में निवेश करना पड़ रहा है। उसकी वजह से उसका करीब 24% मिलिट्री का खर्चा बढ़ गया। ठीक है, चौथे स्थान पे भारत है, 83.6 बिलियन डॉलर, करीब करीब 6,90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और मिलिट्री जो खर्चा है वो 4.2% ये बढ़ गया है। फिर पांचवें स्थान पे सऊदी अरब है, जो देख रहे हैं आप। ठीक है, तो टॉप 5 जो है वो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, दुनिया में मिलिट्री पर खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंड्स। ठीक है, ये इस तरीके से ये बढ़ता ये रहा है। 2023 में तो एक नया मुकाम हासिल किया है इसने, मिलिट्री खर्चे ने। टोटल अगर हम कहेंगे मिलिट्री पर जो खर्चा हुआ डिफेंस और हथियारों पर, वो 2443 बिलियन डॉलर, मतलब 203 लाख करोड़ रुपए पूरी दुनिया ने मिलिट्री पर ही खर्च कर दिए। ठीक है, और पूरी दुनिया में ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि जगह जगह पर तनाव बढ़ रहे हैं। एक तो हमने देखा कि यूरोप में तनाव बढ़ रहा है, वो रशिया और यूक्रेन के बीच में। इधर 2024 में अगर हम अभी बात करेंगे लेटेस्ट, तो जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उस दौरान टेंशन किधर हुआ? तो ईरान से भी टेंशन हुआ, दोनों तरफ मिसाइलें चली, और इसकी जद में पूरा इलाका आ गया। उससे क्या हुआ? उससे मिलिट्री पर खर्चा और बढ़ गया, क्योंकि भविष्य जो है वो लग रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाए। तो हर देश
अपनी मिलिट्री पर और ज़्यादा खर्च कर रहा है, और ज़्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये है मुख्य वजह जो खर्च करने की। ओके, भौगोलिक संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, एशिया में भी है, ओशिनिया में भी, मध्य पूर्व में, ये सब लगातार ही क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति है। अब अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का एक तो खर्चा हमने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट, ये डेटा भी आप ध्यान रखिएगा। पिछले तुलना में 2022 की तुलना में 4.2% भारत ने अपना खर्चा बढ़ाया मिलिट्री पर। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। सिप्री की बात करें, सिप्री जो है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी की रिपोर्ट है, और इसकी रिपोर्ट काफ़ी विश्वसनीय मानी जाती है। एग्जामिनेशंस में, खासतौर पर यूपीएससी या पीसीसी एग्जामिनेशन में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और अन्य एग्जामिनेशन में भी। सिप्री का जो मुख्यालय है वो स्टॉकहोम में है, स्वीडन में है। इसके चेयरमैन है स्टीफन लोफवेन। स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन होगा, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया गया? या इसको इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर सिर्फ एक ही मतदाता था जिसके वोट डालते ही 100% मतदान पूरा हो गया। 100% वोटिंग वो अलग बात होती है, आमतौर पर होता नहीं है, तो चूंकि यहाँ एक ही वोटर था और उस वोटर के लिए स्पेशली वहाँ मतदान केंद्र बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा अंजौ जिला। ठीक है, अंजौ जिला कहेंगे हम। अंजौ जिला में ये मतदाता हैं, और ये अकेले मतदाता हैं। इन्होंने वोट किया है, 19 अप्रैल को अपना वोट किया लोकसभा चुनाव में, और वोट करते ही ये 100% मतदान हो गया। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, इसको प्रचार प्रसार भी किया है चुनाव आयोग ने। ठीक है, लोकतंत्र में यही खूबी है कि कोई भी वोटर हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो रिमोट में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, ऐसी इलाके में रहता हो जहाँ तक पहुँच वो बहुत मुश्किल है, फिर भी वोट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक एक वोट से वो सब कुछ तय होता है। लोकतंत्र की यही खूबी है। एक बार हम अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अरुणाचल प्रदेश का है पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं अभी पेमा खांडू, गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इस तरफ हो गया भूटान, इधर चाइना हो गया, और इधर ये म्यांमार हो गया। 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है भारत के इस राज्य की, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि किस भारतीय राज्यों से सीमा लगती है, तो ये हो गया असम, और ये हो गया नागालैंड। ठीक है, तो बात है 18 अप्रैल की, और उस दौरान एक टीम करीब 40 किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पर उस क्षेत्र में, और वहाँ पर एक मतदान केंद्र स्थापित किया अजौ जिले के मालोगम गांव में। और 44 ईयर की महिला है, इनका नाम क्या है? सुकेला तयांग। क्या नाम है? सुकेला तयांग। तो उन्होंने मतदान किया, अकेली वोटर थी वो, 100% वोट हो गया। तो अंजौ जिले के उस गांव में क्या है, बहुत कम परिवार रहते हैं। तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे, उनकी अपील पे तो बाकी लोगों ने कह दिया कि ठीक है, हम थोड़ी दूर पर चले जाएंगे वोट डालने। लेकिन और जब ये सब कुछ तय हो गया, तब एकमात्र इस महिला ने कह दिया कि नहीं, हम तो अपने नज़दीक के पोलिंग स्टेशन में ही जाएंगे, हमें दूर नहीं जाना है। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने इसके लिए, अकेले वोटर के लिए, एक मतदान केंद्र बनाया, और 40 किलोमीटर दूर जाके इसने कहा कि हम 40 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे, आपको आना है तो आप आइए, और इसके लिए ये बनाया गया है। तो काफ़ी चर्चित ये मामला हो गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका PDF अवेलेबल है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे का हो, राज्यों के हो, तो आप करंट अफेयर्स का मेंबरशिप ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और दूसरा है
ISPCS लेवल का मेंबरशिप प्लान। और इन सब में खासियत ये भी है कि करंट अफेयर्स तो मिलता ही है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं संबंधित तमाम एग्जामिनेशंस के। ठीक है, तो मेंबरशिप के जरिए करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी होती है यहाँ पर, तो आपको वीडियो मिलता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा PDF मिलता है उसका, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और PDF भी कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और वीडियो का लिंक भी होता है। अगर आप PDF पढ़ रहे हैं और आपको और विजुअली समझना है तो क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। तो अभी 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, बहुत ही छूट चल रही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप। अगले 1 साल तक आपको कंटेंट मिलेंगे और पिछले 2 सालों के भी कंटेंट आपको पूरे मिल जाएंगे, तो देखिएगा ज़रूर। और हाँ, जल्द ही हम लोग रेलवे का जो RPF का SI और कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी पूरा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बस कुछ दिन और ही आप इंतज़ार कीजिए, बेहतरीन टीचर वो आपके लिए पेश किए जाएंगे। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे और आपको राह दिखाएंगे, और मुझे लगता है कि सफलता ज़रूर मिलेगी आप सबको इस एग्जामिनेशन में, यानी रेलवे का जो कांस्टेबल और SI है उसमें। धीरे धीरे हम लोग और भी एग्जामिनेशन के कोर्सेज लाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोटिंग राइट्स का पहली बार प्रयोग किया? अब यहाँ पूरी समूह की बात हो रही है, जनजातीय समूह की। उस जनजातीय समूह से अब तक वोटिंग ही नहीं की गई थी कभी। इसका आंसर होगा शोम्पेन, सॉरी, ये होगा शोम्पेन। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं तो अंडमान निकोबार के जो ग्रेट निकोबार है ना, वहाँ पर ये शोम्पेन जनजातीय समूह है और उसने ये वोट दिया है। ठीक है, फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ, ये वोटिंग कर रहे हैं और वोटर कार्ड जो है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस जनजाति के 7 सदस्यों ने अपना पहली बार वोट दिया। कब दिया? 19 अप्रैल को, जो पहले चरण का मतदान हुआ उस दौरान। ठीक है, और 2011 की जो जनगणना थी उसके मुताबिक शोम्पेन जनजाति की जो अनुमानित जनसंख्या है वो 229 है। ये 2011 की बात कर रहे हैं, हो सकता है संख्या अब थोड़ी सी बढ़ गई होगी। तो अभी तक इसने कभी भी मतदान नहीं किया था। ठीक है, तो एक काफ़ी ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ओके, ये काफ़ी मतलब शोम्पेन जो अनुसूचित जनजाति है, उस सूची में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के में नामित इसको किया गया है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये लोग रहते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। अंडमान निकोबार कहाँ पर है, एक बार वो भी देख लेते हैं, मुझे लगता है सबको पता है। ये प्यारा भारत है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहीं पर ग्रेट निकोबार का ये जनजातीय समूह जिसने पहली बार वोट किया। यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है? एडमिरल DK जोशी, रिटायर्ड। ठीक है, राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कब शुरू हुआ था? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को अनाउंस किया था और पहली बार उसी दौरान ये पंचायती राज दिवस जो है ना वो घोषित किया गया था। पहली बार क्या घोषित किया गया था कि ये 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। और क्यों? क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उस दौरान 1992 में उसको फिर लागू किया था, 1993 में लागू किया गया था और उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अधिनियम जो है पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देता है और उन्हें जमीनी स्तर पर स्वशासन के रूप में काम करने का अधिकार देता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था और 1959 में। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने इसको अपनाया, फिर धीरे धीरे पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम को अपनाया गया था। ओके, तो भारत का जो संविधान है वो पंचायतों को स्वशासन
की संस्था के रूप में मान्यता देता है। वर्तमान में लगभग 2,63,000 पंचायतें हैं वो एक्टिवली काम कर रही हैं। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस से रिलेटेड या उस अधिनियम से रिलेटेड जो संविधान संशोधन हुआ था उससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में तमाम, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, मतलब सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक दिवस पर मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैप के जरिए आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन ये होगा, पापुआ न्यू गिनी उसने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार यानी डिफेंस एडवाइजर किसे नियुक्त किया है? आंसर का कर्नल एडिसन नेप्यो। क्या है? कर्नल एडिसन नेप्यो। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी अपॉइंट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। क्या, कौन होते हैं ये डिफेंस एडवाइजर? मतलब वो सलाह देते हैं अपने देश को, भारत में रहते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं और अपने देश को वो सलाह भी देते हैं कि क्या डिफेंस के लिए किया जाए। भारत सरकार से जो जुड़ाव है वो और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 17 अप्रैल को पापुआ न्यू गिनी के जो कार्यवाहक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के हैं कमोडोर फिलिप पोलोवारा, तो उन्होंने विदाई दी भारत के लिए। ठीक है, तो वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत में उसके दूतावास हैं, लेकिन एक डिफेंस एडवाइज़र भी है। अब पापुआ न्यू गिनी चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि ये देश कहाँ पर है, क्या महत्व है। ये रहा अपना प्यारा भारत, और ये तो जो है ना, ये इंडोनेशिया देख रहे हैं, तो उसी से सटा हुआ ये है पापुआ न्यू गिनी। इसको शॉर्ट में पीएनजी भी कहते हैं। मतलब अंग्रेजी अखबारों में, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में कई बार आप पीएनजी लिखा हुआ देखेंगे, पीएनजी कंट्री का नाम। तो ये है पापुआ न्यू गिनी। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है? तो इंडोनेशिया से शेयर करता है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मारेप। क्या नाम है? जेम्स मारेप नाम है। मुद्रा है यहाँ की पापुआ न्यू गिनी किना। आबादी लगभग 70 लाख है। भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच में राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? 1976 में स्थापित हुए थे, और उसके बाद से दोनों देशों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध रहे। ये टॉपिक जो डिटेल बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में, इसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पिछले साल 21 मई को वहाँ पहुँचे थे पापुआ न्यू गिनी में, और यहाँ पर जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे भारतीय। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चीन काफ़ी प्रयास करता रहा है कि इस इलाके में, मतलब उसने तो कई देशों के साथ अपने संबंध बेहतर किए हैं, कुछ छोटे छोटे देश हैं, तो भारत की प्रमुखता रही है कि पापुआ न्यू गिनी एक बेहतर संबंध रहे। डिफेंस रिलेशन जितना ही मजबूत होगा तो उसका मतलब होगा कि हम यहाँ से भी चीन पर नज़र रख सकते हैं इन सब इलाकों में। ठीक है, तो पिछले साल की बात है, वहाँ की सरकार ने जब, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी परंपरा तोड़ते हुए पीएम मोदी का वेलकम किया था। वहाँ दरअसल इस देश में क्या है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है, अपनी उसकी परंपरा रही है। लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया था कि इवनिंग को पहुँचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उस दौरान स्वागत वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा करवाया गया था पूरा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हैं कि इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इधर, ये तो मैंने बताया इंडोनेशिया हो गया, इधर बाकी सारे देश हैं, छोटे छोटे देश, जैसे सोलोमन आइलैंड्स हो गया, ये मार्शल आइलैंड हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेंगलुरु में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप दिगंतरा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन अप्रैल 2024 में किसने किया? आंसर का एस सोमनाथ। देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ज़्यादातर वो अमेरिकन कंपनी ही देखने को मिलती है। उसमें एक ग्लोबल मुख्यालय बन रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ठीक है, तो इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने ये उद्घाटन किया है, और इसको तमाम अखबारों ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने तो काफ़ी प्रमुखता से इसको छापा है। तो स्पेस रिसर्च स्टार्टअप है। ठीक है, तो उसी का ये मुख्यालय, उसका उद्घाटन किया गया है।
19 अप्रैल को बेंगलुरु में ये वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें एक कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ साथ क्लीन रूम भी है बेंगलुरु में, ठीक है। और यहाँ पर उपग्रह के असेंबल, टेस्टिंग, इन सब की सुविधा है, ठीक है। निगरानी, अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह ये कंपनी लॉन्च करने जा रही है। और तमाम जो भी अगर कोई अपना सैटेलाइट बनवाना चाहता है तो ये दिगंतारा कंपनी बनाएगी, ठीक है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसके सीईओ हैं अनिरुद्ध शर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओपन एआई कंपनी ने सरकारी संबंधों को संभालने के लिए भारत में अपनी पहली अधिकारी किसे नियुक्त किया है? आंसर को प्रज्ञा मिश्रा, ठीक है, प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और द हिंदू में आप देख रहे हैं, ओके। तो अज्ञात स्रोतों से ये बताया गया है कि ओपन एआई ने सरकारी संबंधों को संभालने के लिए और यहाँ पर बिजनेस को और बेहतर करने के लिए ये नियुक्ति की है। ओपन एआई कंपनी को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं कि जो चैट जीपीटी है वो ओपन एआई कंपनी का है। चैट जीपीटी एक एआई पूरी सिस्टम है वो, और जिसके जरिए आप कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं उससे, तो सब कुछ कर सकते हैं। एआई मतलब एक ऐसी मशीन जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा को एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल सके, समझ सके, मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब दे सके, तय किए गए काम को अंजाम दे सके, ठीक है। एआई का बेहतरीन जो उदाहरण है वो चैट जीपीटी है, जो कि किसका है? ये इसी का है, ओपन एआई का है चैट जीपीटी, ठीक है। अमेरिकन कंपनी है ओपन एआई। और शुरू में तो इसने कहा था कि हम जो काम करेंगे उसमें हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे, लेकिन अब प्रॉफिट भी ये कंपनी देखने लगी है। और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। इसके संस्थापक एलन मस्क रहे हैं, सैम ऑल्टमैन तो अभी उसके सीईओ हैं, ठीक है। हालांकि एलन मस्क ने फंड दिया था, लेकिन वो संस्थापक उससे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हट गए थे, अपना पूरे स्टेक भी ले गए थे वो, ठीक है। तो अभी सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा दिवस, ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये आयोजित किया जाता है। और क्यों आयोजित किया जाता है इस दिन? विलियम शेक्सपियर, उनके जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों एक ही थी, यही 23 अप्रैल को। तो वो इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को। ये भी दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है। अंग्रेजी और चाइनीज़ लैंग्वेज के बाद स्पेनिश जो है ना वो लोकप्रिय भाषा बताई जाती है। अगला क्वेश्चन, चीनी भाषा यानी मंदारिन, ये दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 अप्रैल को। ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही घोषित है ये दिवस। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 6 आधिकारिक भाषाएं घोषित हैं। उसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है, ठीक है। तो दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने जो भाषा है, बोली जाने वाली, वो चीनी है, यानी मंदारिन भाषा ऑफिशियल कहेंगे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, ओके। अब फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ कल। बाय।